नमस्कार दर्शकों, इंडिजिनस हॉर्स मीडिया में आपका स्वागत है। अभी जो हिसार में हमारी एक बार अभी मीटिंग हुई थी ब्रीड स्टैंडर्ड्स को लोगों की राय लेने के लिए, ताकि हम सरकार तक पहुंचाएं, तो वहाँ भी ये कई बातें चली, हाइट की, चंबे की। अब हमारे को ये समझ में नहीं आ रहा, पर्सनली अगर कोई पूछे कि अगर एक घोड़े के वाइट मार्क है तो आप उसको क्यों रिजेक्ट करना चाहते हो? अगर वो घोड़ा अच्छा है, ब्रीडिंग में अच्छा है, और अगर आप उसकी लाइनेज में जाओ, क्योंकि अब हम डीएनए से लाइनेज बन रही है, लाइनेज में जाते हैं तो उसकी माँ भी और बाप भी दोनों मारवाड़ी हैं। अब उसके एक निशान आ गया तो आपने कह दिया इसको बाहर निकाल दो। तो ये हमारे को समझ में नहीं आ रहा। तो ये जी, जब अगर ये शो होगा जयपुर में, तो हमारे तो लोगों की ये राय है कि इसको ओपन रखें, अलाउ करें, आप लोगों को आने दीजिए उसके अंदर। अगर उसकी लाइनेज सही है, उसके पेरेंट्स सही हैं, तो वाई शुड यू रिजेक्ट इट? प्राइवेट शोज़ होते हैं, गवर्नमेंट के शोज़ होते हैं, सोसाइटी के शोज़ होते हैं। क्या ये पॉसिबल नहीं है हुकुम की एक मेन ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट जो भी, वो सारे नियम, सारे जो जजिंग के जजेस हैं और जजिंग के जो क्राइटेरिया हैं वो स्टैंडर्डाइज्ड हो जाए पूरे इंडिया में? मैं किस हिसाब से बोल रही हूँ कि कई शोज़ में मैंने देखा है कि 3 जज वाली सिस्टम होती है। कई जगह पे 5 जज है और वो सॉफ्टवेयर बनाए हुए हैं। अच्छा है, वो भी सिस्टम बहुत अच्छा है। 3 जजेस वाली जहाँ सिस्टम है वहाँ फेस ऑफ वगैरह होता है, जो काफ़ी डेंजरस हो चुका है। तो एक स्टैंडर्ड सिस्टम नहीं बन सकता क्या यहाँ पे? मैं इसके बारे में आपको इन शॉर्ट ये बताता हूँ कि हमने कोशिश करी, हमने गवर्नमेंट को कहा, और हमारा सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट इसी में होता है कि अपने ऊपर नहीं लेकर के सबसे पहले प्रपोजल सरकार को दिया जाए जी। कि भाई आप करिए। तो हमने जाके गवर्नमेंट को बोला कि भाई वाई कांट यू ऑर्गेनाइज अ जजेस क्लिनिक, और आप क्लिनिक ऑर्गेनाइज करें। तो उन्होंने कहा कि वो जजेस क्लिनिक के लिए हम बुलाएंगे किसको? मैंने कहा हम नाम बताएंगे आपको, और आप यहाँ से मत लो, चाहे आप बाहर से ले लो। उनको लेकर के दे शुड अंडरस्टैंड द ब्रीड स्टैंडर्ड्स ऑफ द ब्रीड। जजिंग पैरामीटर्स तो वही होंगे, चाहे घोड़ा कोई भी है, तो उनको ये मालूम है घोड़े का हमें क्या क्या फीचर्स देखने हैं, फिर उसको आपको उस पर्टिकुलर ब्रीड स्टैंडर्ड में उसको आपको फिट करना है। इतना ही है। ऐसा तो नहीं है कि अगर दूसरा घोड़ा है, अरब घोड़ा है, तो आप उसके तो सिर्फ फेस को देखोगे, बाकी के पैरामीटर को नहीं देखोगे, और मारवाड़ी है तो सिर्फ कान को देखोगे और किसी को नहीं देखोगे। तो अगर पैरामीटर सेट है तो रॉकेट साइंस थोड़ी है। बट गवर्नमेंट ने यही जवाब दिया कि भाई एट द मोमेंट हम इस कंट्रोवर्सी में नहीं आना चाहते, कि नहीं आप अपने लेवल पे करिए। सो दैट इज़ व्हेन वी स्टार्टेड। अभी हमने 2 ही क्लिनिक करी हैं, एक तो पहले हुई थी और एक जयपुर में, आपको पता है, वो वहाँ हुई थी। और पहली बार दोनों जो हमारी क्लिनिक्स हुई हैं, वी आर द फर्स्ट पीपल हु हैव गॉट एन एग्जामिनेशन डन इन रिटन एग्जामिनेशन। बाकी किसी ने भी अभी तक रिटन एग्जामिनेशन नहीं किया, सिर्फ एक प्रैक्टिकल लेवल पे हुआ। इसलिए हमने मुझे तो खुद को अनुभव है, क्योंकि मैंने आपका वाला जो जजेस क्लिनिक किया, उसके बाद मैंने पाटण में किया, जो गुजरात गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज किया था। तो बस प्रैक्टिकल था उसमें, बाकी कोई टेस्ट ग्रेडेशन कुछ भी नहीं था। हाँ, तो इसलिए हमने जो भी जजेस उस टाइम भी अपॉइंट किए, तो एक रिटन एग्जामिनेशन भी लिया, रिटन पेपर्स भी देखे, और उसके हिसाब से मार्किंग करके प्रैक्टिकल करके किया। और फिर अनुभव तो होता ही है। अब आप पाटन में गए, आप और भी कहीं जजेस में जाएंगे, तो धीरे धीरे वो एक्सपीरियंस उसका अच्छा होगा। सो उस हिसाब से हमने कोशिश करी, और अभी भी हम तो यही चाहेंगे कि हम इसको ओपन रखना चाह रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि अगर आप हमारे सोसाइटी के मेंबर हो तो आप ही वो जजिंग क्लिनिक में आ सकते हैं। तो उनको भी ऐसा ही करना चाहिए। अगर कोई दूसरी सोसाइटी, कोई भी सोसाइटी हो, अगर वो भी कोई जजेस क्लिनिक रखती है, तो इट शुड बी ओपन टू ऑल, सो दैट एनीबॉडी कैन गो देयर। तो उनको भी समझ में आता है कि भाई ब्रीड स्टैंडर्ड जो ये बता रहे हैं या जो अपन ने कहीं और देखा है, उसमें क्या डिफरेंसेस हैं, बातें होती है, डिस्कशन होता है, तो उससे फ़ायदा मिलता है। क्लिनिक का मैं ये मान के चलता हूँ कि बहुत से लोग क्लिनिक में सिर्फ इसलिए आते हैं बिकॉज दे वांट टू अंडरस्टैंड द पैरामीटर्स ऑफ जजिंग। मैं खुद इसीलिए आई थी।
अच्छा हाँ, ये जरूरी नहीं है कि मुझे जज बनना है। मुझे कोई जज नहीं बनना था, बट आई वांटेड टू अंडरस्टैंड इन डेप्थ, मुझे इसका अंडरस्टैंडिंग चाहिए था। हाँ, तो दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। यस। उसमें आदमी कम से कम ये तो सीख लेते हैं कि भाई क्या क्या देखेंगे लोग, क्या है पैरामीटर, क्या है, क्या होता है, क्या नहीं होता है। सो उससे भी हेल्प मिलती है। सो ये सोच कर बहुत से लोग अभी फ़ोन करते हैं कि साहब एक बार और कर लीजिए। लेट अस सी, अगर ये जयपुर वाला शो इफ़ ऑल इज़ वेल होता है तो उसी के साथ में हम आगे पीछे एक क्लिनिक की भी प्लानिंग करेंगे। गवर्नमेंट का तो भावना जी सबसे बड़ी इशू यही है कि गवर्नमेंट कहती है कि हम इन कंट्रोवर्सीज़ में नहीं पड़ना चाहते। आप लोगों के यहाँ कंट्रोवर्सीज़ बहुत ज़्यादा है और एग्रेसिव बहुत हैं। जो ये देखते हैं ना, मेलों पे झगड़ा होना, लाठी चार्ज होना और पुलिस को बुलाना। नहीं, अगर गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं होना चाहती है तो गवर्नमेंट को कोई एक सोसाइटी या एक कोई ऑर्गेनाइजेशन को इतना पावर दे देना चाहिए, भले गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं हो, लेकिन एटलीस्ट एक ही अम्ब्रेला के नीचे सारे नॉर्म, सारे रूल्स फॉलो हो। मैं उसका इतना भी तो कर सकती है ना नहीं, गवर्नमेंट। उसका भी मैं आपको बताता हूँ कि जब ये सारी इश्यूज चल रही थी तो गवर्नमेंट ने जब बोला कि भाई कैन वी मेक वन सेंटर और समथिंग, तो हमने कहा कि यस वी आर रेडी। हमने प्रपोजल बनाया और गवर्नमेंट को दिया। आज भी हमारे पास वो पूरी फाइल मौजूद है। हमने उनको बताया कि द चेयरमैन एंड वर्किंग सेक्रेटरी ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन शुड बी गवर्नमेंट ऑफिसर्स। इट्स नॉट नेसेसरी बिकॉज दे आर ओनली एडमिनिस्ट्रेटिव पीपल। नॉलेज उनके पास हो नहीं हो, पर कम से कम एक पावर है, एक अथॉरिटी है, एक अथॉरिटी है। और बाकी के आप जितनी भी जो सोसाइटीज़ हैं जो रिकग्नाइज्ड हैं, उसमें हमने रूल बनाया कि आज कोई आदमी रजिस्टर कर ले सोसाइटी और कल पहुंच जाए कि साहब हमारे 2 मेंबर को भी इन्वॉल्व कर लो। नहीं, योर वर्किंग शुड बी एटलीस्ट फॉर 3 years। 3 साल की अगर आपकी सोसाइटी काम कर रही है, वर्किंग कर रही है, ठीक है। अगर आप एक्टिव हैं तो उन सोसाइटीज़ के आप 2-2 मेंबर उसमें कमेटी में डालो और फिर एक जगह मीटिंग करो, एक जगह पैरामीटर्स बनाओ, एक जगह चीज़ को करो। हमने सोसाइटीज़ के नाम दिए, सब कुछ दिए, एवरीथिंग वाज गिवन, बट इट वाज टर्न डाउन बिकॉज ऑफ अदर सोसाइटीज़ कि नहीं, हम जो कहेंगे वो चलेगा। तो फिर देन इट डिड नॉट वर्क। तो गवर्नमेंट ने कहा भाई जब तक आप लोग आपस में एग्रीमेंट नहीं करोगे तो हम उसको कैसे कर सकते हैं। तो इसलिए वो मैटर फेल हो गया। उसका रास्ता हमने अभी निकालने की कोशिश करी। 10 अगस्त शायद 22 की बात है, दिल्ली में जब मीटिंग हुई कमिश्नर के सामने, तब हमने ये सारी बातें वहाँ भी रखी। तो हमने फिर वहाँ एक प्रपोजल दिया कि साहब इसका एक गवर्नमेंट ऐसा कोई सिस्टम कर ले कि आज की तारीख में हम बहुत कम ही हैं, 1-2 पंजाब में हैं, राजस्थान में हम 2 हैं, मतलब समझ लो आप, जो एक नेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं। अभी तो साउथ में भी बहुत सी सोसाइटियाँ बन गई, बट दे आर न्यू, दे आर स्टिल इन द अर्ली स्टेज। तो जो जिसको आप रिकग्नाइज करते हो कि हाँ ये काम कर रहे हैं, सब कुछ है, तो एक पोर्टल बना दो, सरकारी पोर्टल बना दो और सरकारी पोर्टल पे हम जो भी कुछ कर रहे हैं वो हम उस पर डाल दें। बढ़िया है। आप वो अब जैसे एग्जाम्पल है डीएनए का, तो उस पर अपन और भी डिस्कस कर लेंगे, पर अगर डीएनए आज है तो अगर आप डीएनए का आपने पोर्टल खोल दिया सरकारी, तो जितने भी मैंने डीएनए हमारी सोसाइटी ने किए हैं, आज 1500 घोड़ों का डीएनए है, तो वहाँ ओपन में डाल दो। आपने अगर 1000 के कर लिए, ओपन में डाल दो। तो हम वहाँ देख तो सकते हैं ना कि किसका क्या लाइनेज आ रहा है, क्या है। अब मैं एक लाइनेज बना रहा हूँ जो मेरे को अभी हमारे लोग वर्क कर रहे हैं उस पर, हम उसको विद इन मंथ और 2 हम उस पूरे लाइनेज चार्ट को डालेंगे और अगर उनका भी लाइनेज चार्ट आ जाए तो उसमें हम क्रॉस चेक तो कर लें। अगर भाई एक साथ नहीं बैठ के कर सकते पर काम तो एक ही कर रहे हैं, तो हम क्रॉस चेक तो कर लें। सोसाइटीज़ की रिजल्ट्स जहाँ भी शो हो रहा है, आज उसकी रिजल्ट पोर्टल पे आ जाए तो वहाँ से भी हमको मालूम पड़ता है यार ये घोड़े गुजरात में भी जीता, ये वहाँ भी जीता, ये यहाँ भी जीता, या कहीं हारा तो कब हारा, क्या हारा, तो वो सारी रिजल्ट जो है वो आपके सामने उस पोर्टल पे मिलेगी। तो ये हमने कोशिश करी है। तो अब उन्होंने हमको अश्योर तो किया है। अभी आप देख लो 22 की मीटिंग हुई, आज अपन 2 साल निकल गए, पर अभी मेरे को ऐसा सुना है मैंने कि अभी रिसेंटली कोई मीटिंग हुई है दिल्ली में और 1-2 ऑफिसर्स को इन्होंने एक जिम्मेदारी दी है कि भाई इसको जल्दी से जल्दी इस पोर्टल को तैयार करो
और उसको डालिए। तो वो भी अगर हो जाता है तो एटलीस्ट कहीं ना कहीं तो एक लेवल पे आकर के हम साथ में हैं। ये अगर हो जाए तो बहुत ही अच्छा है। मुझे खुद को एक प्रॉब्लम हो रही थी कि जैसे मेरे पास एक पर्टिकुलर कोल्ट है, उसकी जो डैम है वो कहीं और रजिस्टर्ड है, सायर है वो कहीं और रजिस्टर्ड है। अब इसका अगर मैं कोल्ट का डीएनए करवाऊं, सही बात। तो एक अगर सोसाइटी में करवाती हूँ जिसकी माँ डैम कहीं और रजिस्टर्ड है, तो ये सोसाइटी वाले बोलेंगे कि अननोन लाइन है, माँ का हमें पता नहीं, क्योंकि वो शेयर नहीं होता है। लेकिन अगर ये पोर्टल पे सब इन्फॉर्मेशन आ गई तो बहुत तो आसान हो जाए। और मेरे आसान जैसे हो तो जाए। ऐसे कितने ही नहीं लोग हैं, होंगे। बहुत से लोग हैं। इसके बारे में भी मैं आपको ये बताऊं कि देखिए, इसमें थोड़ा सा रिजिड हमें भी होना पड़ा। मैं बड़ा ऑनेस्टली आपको कहूँगा कि हम लोगों ने भी, जो हमारी कोर कमेटी थी, हमने भी ये डिसीजन थोड़ा स्ट्रॉन्ग लिया कि जब हमने 2016 में ये जो बहुत ज़्यादा झूठ चल रहा था कि ऐसा हो गया वो हो गया, एंड वी रियलाइज़ कि ये बहुत गलत जा रहा है, तब हमने डीएनए की बात शुरू करी, डीएनए पेरेंटेज की। और डीएनए पेरेंटेज हमने 2016 में शुरू किया। और शुरू करने से पहले हमने एक नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिजिनस हॉर्स सोसाइटीज़ बनाया, नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिजिनस हॉर्स सोसाइटीज़, ये बनाया अंडर द IHSI रजिस्टर्ड। क्योंकि रजिस्टर्ड हम इसको अलग से नहीं किया, हमने इसको IHSI के नीचे ही एक एजेस के, क्योंकि वो रजिस्टर्ड थी, तो हमने ये कॉन्फेडरेशन बनाया। कॉन्फेडरेशन बना के हमने सबको मैसेज दिया, इंक्लूडिंग जोधपुर सोसाइटीज़ ऑल्सो, पंजाब सोसाइटीज़, साउथ की सोसाइटीज़, हमने सबको मैसेज दिया कि भाई ये एक कॉन्फेडरेशन बना रहे, अपन सब बैठ के डिस्कस कर लें, और जो अपन एग्री हो जाते हैं जिस पॉइंट पे, उसको जॉइंटली गवर्नमेंट को बता दें बराबर कि साहब हम इस बात पे एग्रीड हैं। हम ये नहीं कह रहे कि आप अपनी सोसाइटी बंद कर दो, हम हमारी सोसाइटी बंद कर दें। ये एक बड़ा डिफिकल्ट सिचुएशन हो गया, क्योंकि नाउ यू हैव बिकम मेंबर्स, यू आर देयर, यू आर इंटरनेशनली नोन ऑल्सो। तो बंद करना इज़ अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। तो कम से कम बैठ के बात तो कर सकते हैं। और उस वक्त हमारे पास लेटर आया, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा अभी, बट येस, अ वेरी प्रोमिनेंट मेंबर फ्रॉम जोधपुर, he paid the money अच्छा to become member of the confederation। और हमने उनको एक्सेप्ट किया कि आप आइए, आप भी बैठिए। वो भी आ गए। अब उनके फिर वहाँ उसमें ही झगड़ा हो गया कि नहीं, इनको तो अथॉरिटी नहीं थी आपको ये देने की, इन्होंने कैसे दे दिया। अरे बाप रे। तो मैं कहा भाई इसके लिए तो हम नहीं कह सकते कुछ भी, हमने तो इनवाइट सबको किया, या आपके एक प्रोमिनेंट मेंबर हैं, इन्होंने हमको फीस भी जमा करा दी, डीएनए भी घोड़ों का करा लिया, एग्री भी हो गए। अब आप उनको अगर नहीं देते हैं राइट, तो दिस इज़ योर पर्सनल इश्यू, हम तो कुछ नहीं कह सकते। और हम आज भी कोशिश करते हैं, जब हमको IHSI को इनविटेशन मिलता है कि आप मीटिंग में आइए, तो मैं तुरंत गवर्नमेंट को लिखता हूँ कि साहब आपने हमारे को बुला लिया, हमारे 2 मेंबर तो आ जाएंगे, बट देयर आर सोसाइटीज़ इन साउथ, देयर आर सोसाइटीज़ इन पंजाब, तो मैं एक 2 मेंबर बुला रहा हूँ, और मैं उनको भी मीटिंग में लेके आ रहा हूँ, हम सिंधी वालों को भी लेके आ रहे हैं। तो फिर गवर्नमेंट कभी मना नहीं करती, कहती है नहीं ले आइए आप उनको, और मैं लेके जाता हूँ और उनको बाकायदा मैं मैसेज करता हूँ कि भाई आप भी आइए, आप मीटिंग में आइए, अटेंड करिए, सो दैट ज़्यादा फीडबैक मिले। तो गवर्नमेंट की तरफ से इस बारे में कोई नहीं है। गवर्नमेंट का तो ये कहना है कि आप लोग अगर चाहते हो कि हम आगे चलें हॉर्सेस के लिए, तो आप आपस में कहीं भी मीटिंग कर लो, आपस में एक प्रपोजल बना के हमें भेज दो, चाहे दोनों लेटर हेड पे भेज दो, दोनों साइन करके पर प्रपोजल एक बना दो, हम उसको मान लेंगे। इसलिए जब ये डीएनए की 4 साल तक, 4 या 5 साल मान लीजिए, 16 से लेके 21 तक जितनी हमने गालियाँ सुननी थी, जितने हमारे ऊपर लांछन लगने थे, हमने सब झेल लिए, पर हमने कुछ नहीं कहा, हम हमारा काम करते रहे। फिर ये ज़रूर है कि हाँ, जो ये आपके जो ग्रुप बनते हैं, इसमें पृथ्वीराज जी ने जो ये अश्व प्रतिशान का जो ग्रुप बनाया उस वक्त, उसने बहुत साथ दिया डीएनए के लिए, और काफ़ी हद तक वो सक्सेस हुआ, क्योंकि उसमें बहुत से ब्रीडर्स ऐसे जुड़े और वो सक्सेस हुआ। पर उस सक्सेस को देख करके दूसरी सोसाइटी ने 2021 में अपना डीएनए चालू कर दिया। अच्छा उसी पुष्कर के टाइम में चालू कर दिया। तब हमारे मेंबर्स ने ये कहा कि भाई ये ठीक नहीं है। भाई जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि उनका शो अच्छा चल रहा था,
तो हम ऑटोमेटिकली पीछे हट गए कि भाई ये अच्छा चल रहा है, इसको चलने दो, अपन को ज़बरदस्ती पैरेलल करने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर उनको लगा कि ठीक है डीएनए 4 साल आपने खिलाफत कर दी, बट अगर लोगों को पसंद आ रहा है तो आप ज्वाइन करने दो। अब आपने अलग कर लिया तो फिर हमारे सामने जब ये सवाल आया तो हमने ये कहा कि अब फिर हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सही है। और हम भी उसी चक्कर में, ये जो स्टड फार्म रजिस्ट्रेशन था ये मारवाड़ी सोसाइटी करती थी पहले, हम नहीं करते थे। अच्छा। हम कभी भी स्टड फार्म रजिस्ट्रेशन में नहीं पड़े। उनका कोई सिस्टम था जिसको वो करते थे। सरकार की मीटिंग में 2019 में जब बातें चली तो सरकार ने ये सवाल पूछा कि आप लोगों के स्टड फार्म का क्या हाल है। तो मुझे भी ऐसा लगा कि ये सवाल पूछ रहे हैं, जबकि ये तो कह रहे हैं कि हमने तो कम से कम पता नहीं कितने फिगर बताए इन्होंने कि इतने फार्म हमने तो रजिस्टर कर लिए। तो मैंने कहा कि साहब ये तो ये कर रहे हैं ना, इन्होंने तो करीबन 300-400 फार्म बता रहे हैं कि हमने रजिस्टर कर दिया वेबसाइट पे 100 एंड समथिंग। तो मैंने कहा ये बता रहे हैं तो दे आर डूइंग इट। तो द सेक्रेटरी हु वाज देयर ही सेड नो वी हैव नो नॉलेज। अच्छा। तो हमने कहा कि सर दिस इज न्यू। तो मैंने कहा कि सर आप क्या चाह रहे हो, मैंने पूछा आप क्या चाह रहे हो। बोले नहीं हम ये चाह रहे हैं कि इसका एक फॉर्मेट हो, एक सिस्टम हो। अगर ये कर रहे हैं तो इन्होंने आज तक तो हमारे सामने कोई रखी नहीं, रिपोर्ट ही नहीं है। भाई किस क्राइटेरिया पे आप ये कर रहे हो, किस प्रकार से आप इसको बना रहे हो। तब हमने कहा कि साहब अगर आप चाह रहे हो तो हम करेंगे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है एक फॉर्मेट बनाते हैं। तो फिर हमने सरकार से पूछा कि आप हमारे को फॉर्मेट दीजिए। तो उन्होंने एक फॉर्मेट दिया हमारे को, जो नेशनल हॉर्स ब्रीडिंग सोसाइटी जो थॉरोब्रेड का है उसका फॉर्मेट था वो। अच्छा। वो फॉर्मेट उन्होंने हमारे को दिया। अब उस फॉर्मेट में अगर आप जाते हो तो उसमें बहुत से प्रॉब्लम्स थे, क्योंकि वो था थॉरोब्रेड की। अब थॉरोब्रेड इंडस्ट्री आप विजय माल्या और पूनावाला और इनका मुकाबला कर रहे हो तो हम कहाँ उसके लेवल में आएंगे। उसमें ज़मीन इतनी होनी चाहिए, स्टेबल ऐसे होने चाहिए, पैडक ऐसे होने चाहिए, एक वेटनरी आपके एक यूनिट होनी चाहिए। अब हमारा स्टड फार्म बेचारा का अगर वेटनरी यूनिट बनाएगा तो घोड़े कैसे पाले। तो मैंने उनसे सरकार से कहा मैं कहा साहब ये थोड़ा जचा नहीं मामला, तो क्या करें। तो उन्होंने हमको ये इजाज़त दी कि आप इसमें जो चेंज करना चाह रहे हो चेंज करो। अच्छा। और भेज दो। तो फिर हमने चेंज किए, हमने ज़मीन कम करी और उसमें फिर फिगर्स, घोड़ों का फिगर कम किया। और उसमें फॉर्मेट में हमने जहाँ उनका लिखा था थॉरोब्रेड और ये घोड़ा वो घोड़ा, उसमें हमने मारवाड़ी काठियावाड़ी ये सब चेंजेस किए। तो ये हमने सारे चेंज करके हमने उसका फॉर्मेट अलग से निकाला। और साथ में हमने ये हमारे रूल्स बनाए। और रूल्स बनाने में हमने सबसे पहले ये किया कि पंजीकरण फार्म अगर आप कराते हो तो स्टड फार्म के पास कम से कम 2 एकड़ ज़मीन होनी चाहिए। जबकि हमने नोटिस किया कि जो पहले स्टड फार्म रजिस्टर हो गए उसमें किसी ने नहीं पूछा कि आपके पास ज़मीन है कि नहीं है, आप घोड़े कहाँ रख रहे हो। तो गवर्नमेंट ने कहा ऐसे नहीं कर सकते कि कोई एक घोड़ा रख लिया उसने अपने घर के अंदर और कह दिया कि मैं स्टड फार्म हूँ। वी कैन नॉट रिकग्नाइज दैट। वो एक ब्रीडर है, एज अ ब्रीडर हम उसको रिकग्नाइज कर रहे हैं। तो हमने ये सारे किए। कागजात आप ज़मीन के दोगे वो हमारे पास आएंगे। फिर हमने घोड़े कम किए। हमने कहा कि इनका रूल था 6 मेयर्स एंड स्टैलियंस अलग होने चाहिए। हमने उसमें 3 मेयर्स किया एंड 1 स्टैलियन। फिर उसमें भी ये सवाल आया कि अगर किसी के पास स्टैलियन नहीं है परंतु वो किसी की लीज पे स्टैलियन रखना चाहता है क्योंकि उसने स्टड फार्म बना लिया, तो हमने वो अलाउ करवाया। उसमें ये भी अलाउ हो गया कि अगर किसी के पास में कोल्ट है और उस कोल्ट की उम्र उस लेवल पे आ रही है कि विद इन अबाउट फ्यू मंथ्स ही विल बी रेडी फॉर प्रोड्यूसिंग ब्रीडिंग, तो उसको भी आप मान सकते हो, उसको भी आप मान सकते हो। तो वैसे करके हमने ये सारे अमेंडमेंट्स कराए। और जो फॉर्म है इनका उसमें भी अगर आप देखें तो और स्टड फार्म के अंदर रजिस्ट्रेशन जो होगा ये फॉर्म है उसका, ये हम भेजते हैं, इसमें सारा डिटेल उसमें आ जाता है। ये जो फॉर्म है हमारा ये करीब करीब उसी फॉर्मेट पे है जो नेशनल हॉर्स ब्रीडिंग सोसाइटी का है। मामूली इसमें कुछ चेंजेस किए, लैंड का कितना है, कागजातों का, यहाँ तक भी उसमें गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया था बातों में। हमारे मीटिंग में भी हमारे सामने हमने कहा था कि भाई हो सकता है कि किसी के पास में खुद की ज़मीन नहीं हो और वो स्टड फार्म करना चाह रहा है, तो
लीज डीड भी ले सकता है, रेंट पे भी ले सकता है, प्रोवाइडेड उसकी कॉपी लगनी चाहिए। तो उस हिसाब से ये हो गया। फैमिली में भी क्या है कि अपने यहाँ पर अपने लेवल पे जॉइंट फैमिलीज हैं। अब आप कह दो कि नहीं स्टड फार्म का ओनर कौन है, साहब फलाना आदमी है, तो साहब ज़मीन तो उसके वाइफ के नाम उसके फादर के नाम है। तो मैंने कहा साहब अब आप हमारे झगड़ा थोड़ी कराओगे कि वो बच्चा कहे कि साहब मेरे नाम ज़मीन कर दो जब तक मेरा फार्म रजिस्टर हो जाएगा। तो गवर्नमेंट ने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, अगर इफ़ इट इज़ देयर तो ही कैन एक्सप्लेन कि भाई मेरे फादर की है, मेरी मदर की है, आई एम ऑन दिस, तो एज लॉन्ग एज इट इज़ ऑल मेंशन। और उसका एक जो मेन कॉलम था वो नंबर 12 था कि जिसमें आपके पास कितने घोड़े हैं। अच्छा। मारवाड़ी, काठियावाड़ी, सिंधी, नुकरा, एनी अदर ब्रीड ये होने चाहिए। और अगर खुद के नहीं है किसी और के भी आपके फार्म पे हैं तो उसका भी डिटेल आप भर दें, क्योंकि आजकल लिवरी सिस्टम बहुत हो गया। आदमी के पास 2 घोड़े हैं पर वो मेंटेन नहीं कर पा रहा, वो रख नहीं पा रहा है, वो ये चाह रहा है कोई ढंग का आदमी हो तो वो अपने 2 घोड़े उसको दे दिए कि भाई तू तेरे फार्म पे रख, मैं महीने के इतने पैसे तेरे को दूंगा, तो मेंटेन कर, ब्रीडिंग कर। तो वो सारा इसमें आ गया। उसी प्रकार से वेटनरी फैसिलिटीज़ आपके पास क्या हैं, दवाइयाँ रखते हो कि नहीं। और लास्ट के अंदर इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि आपका डॉक्टर कौन है, आपका वेटनरी डॉक्टर कौन है जो आपके वहाँ आता है, और उसके सिग्नेचर करना जरूरी है कि भाई मैंने स्टड फार्म इंस्पेक्ट किया है। बराबर। अगर वेटनरी डॉक्टर सपोज उस एरिया में है ही नहीं तो आप सिर्फ ये बता दें कि कौन आता है, किसको बुलाते हो आप। फिर आप पंचायत लेवल पे भी आप बीडीओ से, पटवारी से, तहसीलदार से भी आप इसको वेरीफाई करा सकते हो कि हाँ साहब इनके घोड़े हैं, जमीन मैं है। आपको अगला सवाल वही पूछने वाली थी कि ये फॉर्म तो बना दिया लेकिन चेकिंग या वेरिफिकेशन कौन करेगा, तो सही है। और फिर ये सारा जब हमारे पास आ जाता है तो हम बाकायदा जब स्टड फार्म को रजिस्टर करते हैं इस प्रकार का हम उसको एक सर्टिफिकेट देंगे कि ये फार्म जो है ये इस तारीख को इस नंबर के द्वारा यहाँ पर नंबर डाल के कि ये रजिस्टर कर दिया गया है। और इसकी कॉपी जो है इसकी, इस फॉर्म की और उस डॉक्यूमेंट्स की पूरी स्कैंड कॉपी हम उस पोर्टल पे, अभी हमने गवर्नमेंट को भेजे नहीं है, क्योंकि जब हमने भेजने की बात करी तो सरकार, तो आप जानते हो सरकार बोला हमारा काम क्यों बढ़ा रहे हो, इतने सारे कागज भेज दोगे, पोर्टल बन रहा है पोर्टल पे डाल देना। सीधा अपलोड कर देंगे। तो मैंने कहा ठीक है, तो एक कॉपी सेंट्रल गवर्नमेंट पोर्टल पे और एक कॉपी हम पर्टिकुलर डायरेक्टरेट ऑफ द स्टेट। अच्छा। क्योंकि राजस्थान वालों की जो फार्म है वो पंजाब वाले या गुजरात वालों से क्या मतलब है। सही है। पर हम गुजरात के जितने भी स्टड फार्म होंगे, पंजाब के जितने भी होंगे, उनकी हम ये स्कैन कॉपी उन डायरेक्टरेट को भेज देंगे। और जहाँ तक लोग ये सवाल भी पूछते हैं कि हमें इसका एडवांटेज क्या मिलेगा, हाँ, ये बहुत से सवाल क्योंकि आते हैं। सबसे पहले तो ये जितना मुझे पता है शायद कितना 30-35% ओनर्स ने ही करवाया होगा रजिस्ट्रेशन। बहुत कम अभी तो मैं, अभी हमारे पास जो है करीबन अभी जो लेटेस्ट हमारी जो लिस्ट बनी है, क्योंकि अभी तो हमने तो अभी कुछ ही सालों में ही तो शुरू किया है इसको, अभी हमारे पास में जो ये लिस्ट बन रही है ये 52 स्टड फार्म्स हमारे पास कितना कम है, बहुत कम, लाखों की तादाद में स्टड फार्म्स है, छोटे बड़े सब अपने पुष्कर में आप देखते हो तो स्टड फार्म स्टड फार्म स्टड फार्म स्टड फार्म सारे लगाते हैं। पर ये वो हैं जो जेन्युइनली जिन्होंने कागजात दिए हैं, इंस्पेक्शन कराया है, सब कुछ कराया है, तो ये अभी तक हमारे पास आज तक की ये हमारा लास्ट रिकॉर्ड है। ये 52 जो आप बोल रहे हैं वो कितने समय में ये रजिस्टर हुए, मतलब ये 21 में शुरू किया हमने, 21 के एंड में ही हमने शुरू किए, मतलब तो 2 साल 3 साल, तीसरा साल समझ लो आप। 3 साल के अंदर सिर्फ इतने लोगों ही हुए, तो उसके लिए कोई आपके पास स्ट्रेटजी है क्या कि जितने भी ओनर्स हैं, हॉर्स ओनर्स हैं या स्टड फार्म ओनर्स हैं, उनको एनकरेज, मोटिवेशन कैसे करेंगे? कोई एक प्लान बनाया हुआ है कि ये रजिस्टर करवाए ही? ये तो एक्चुअली हमने तो इसकी कोई मार्केटिंग नहीं करी, टू बी ऑनेस्ट विथ यू। हमने ऐसे इसलिए नहीं करी क्योंकि हम ये मैसेज नहीं देना चाहते कि इसमें कोई फाइनेंशियल एडवांटेज सोसाइटी को है, सोसाइटी क्यों हमारे पीछे पड़ी है कि हम इसको करें, तो इसलिए हमने तो कोई ऐसी मार्केटिंग इसकी करी नहीं। ये वर्ड ऑफ माउथ है, जो फार्मर्स हैं वो एक दूसरे से बात करते हैं तो उसके लिए वो इंटरेस्ट लेते हैं, तो ये हो जाता है।
इसमें हमने इम्पोर्टेंट चीज़ थी, इसके अंदर 8 पॉइंट हमने दे रखे हैं कि क्या क्या एडवांटेज आपको इसका मिल सकता है। हाँ, वो एक जरूरी चीज़ है। जब वो एडवांटेज लोगों को पता चलेगा तब वो है। आगे आके रजिस्ट्रेशन अभी अगर ये जब पोर्टल चालू हो जाएगा और उसमें ये आने लग जाएगा, लोगों को मालूम पड़ेगा कि क्या है, तो हो सकता है कि इमीडिएटली लोग उसके बारे में विचार करें। अभी वही है कि लोग कहते हैं कि भाई मेरा घोड़ा तो मैं तो उधर से जुड़ा हुआ हूँ तो मैं तो वहीं कराऊंगा, कोई कहता है मैं इधर से जुड़ा हुआ हूँ तो मैं यहाँ कराऊंगा। वो है, इसमें फाइनेंशियल एंगल भी है। पर हम उसको भी ज़्यादा पब्लिसाइज नहीं करते। गवर्नमेंट को हमने ये दिया है रजिस्ट्रेशन के लिए कि भाई इसका सर्टिफिकेट देंगे, इसमें आपको इंश्योरेंस की फैसिलिटी मिलनी चाहिए। मैं राजस्थान के अंदर तो मैं राजस्थान फाइनेंस कॉरपोरेशन से लड़ाई लड़ रहा हूँ। अच्छा। अभी क्योंकि फाइनेंस कॉरपोरेशन में स्टड फार्म के लिए कोई लोन ही नहीं। अच्छा। कोई लोन नहीं। आप सुअर के लिए ले आओ, आप पोल्ट्री के लिए ले आओ, गायों के लिए तो खैर मिलता ही है। इंश्योरेंस भी तो नहीं, इंश्योरेंस भी अब एग्री तो हो गए। अच्छा, एग्री तो हो गई है इंश्योरेंस के लिए कंपनियां, 2 कंपनियां एग्री हो गई, काफ़ी टाइम से हो गई। पर उनके सामने भी जो सवाल आ रहा है वो ये आ रहा है कि हम आपके इन घोड़ों की जो वैल्यू है उसको कैसे निर्धारित करें। हाँ। आपका आदमी कहता है मेरा तो 1 करोड़ का घोड़ा है, कोई कहता है मेरे 50,000 का घोड़ा है, 50 लाख का घोड़ा है। तो हाउ आर वी गोइंग टू डू। तो उसका हमने तो उनसे ये नतीजा निकाला था जो उन्होंने एक्सेप्ट किया था, न्यू इंडिया एंड ओरिएंटल इंश्योरेंस, उन्होंने ये एक्सेप्ट किया था कि हम 5 लाख तक तो आपसे कुछ नहीं पूछेंगे। अच्छा। अगर आदमी कहता है मेरे 2 लाख का घोड़ा है, 3 लाख का घोड़ा है, 5 लाख तक तो हम आपसे कोई एविडेंस नहीं मांग रहे। ठीक है। पर यस, उसमें आपको कुछ निर्धारित किया है, मैं भूल गया हूँ कितने हैं, 5 या 6 प्रीमियम आप भरो। ये नहीं कि आपने 1 ही 2 प्रीमियम ही भर दिया और कह दिया साहब मेरे तो ऐसा हो गया। देयर इज सम लिमिट यू हैव टू डू, तब आपका वो क्लेम लागू होगा। प्लस उसके अंदर जो आईडी है वो अब सॉल्व हो गई। पहले ये प्रॉब्लम था कि आईडी कौन बनाएगा, उसका पासपोर्ट क्या होगा। अब वो सिस्टम चालू है। तो अब वो कहते हैं अब कोई दिक्कत नहीं है, घोड़े के माइक्रोचिप लगी है, हम चेक कर लेंगे। माइक्रोचिप है ही तो वो आदमी ये तो नहीं कह सकता ना कि साहब मैंने तो आप आने से पहले दफना दिया। भाई अगर आपका हुआ है तो आप इमीडिएटली इन्फॉर्म करोगे, हमारा आदमी पहुंचेगा, चेक कर लेगा, हाँ इसकी माइक्रोचिप वही है, ये घोड़ा वही है, आईडी वही है। तो उसमें अब वो दिक्कत सॉल्व हो गई। अब सिर्फ प्रॉब्लम है वैल्यू। तो वैल्यू के लिए भी उन्होंने ये बोला कि अगर कोई आदमी हमें कहता है कि मेरे 50 लाख का घोड़ा है, तो ही हैज़ टू प्रूव द एविडेंस कि उसने 50 लाख का पेमेंट कैसे किया, उसने उस 50 लाख के ऊपर जीएसटी भरी कि नहीं भरी, क्योंकि वो लॉ है। तो ये सब चीज़ें अगर वो प्रूव कर देगा तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे। बराबर है, बिल्कुल सही बात है। पर कोई भी उस लेवल में जाना ही नहीं चाहता। और इसीलिए मैं तो ये मान के चल रहा हूँ, आपके सामने ओपनली कह रहा हूँ कि मैं तो इन रेटों को मानता ही नहीं। मैं कतई ही नहीं मानता हूँ। मुझे तो हमारे भी मेंबर्स हैं कुछ जो कहते हैं कि साहब हमने 1 करोड़ में घोड़ा बेच दिया। मैं कहा जी दिखाओ तो सही। कोई नहीं दिखा पाया। आज तक तो हमारे सामने कोई भी इसको प्रूव नहीं कर सका। तो दर्शकों, चौथा और आखिरी भाग जल्द ही आ रहा है, देखते रहिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।